नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कठिन लक्ष्य को कैसे साधा जाए, उसको कैसे आसान बनाया जाए, कैसे उसका विरोध करने वालों को उसके समर्थन में लाया जाए, ये कला कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। एनआरसी, आपको याद है जब सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब ये एक्ट में संशोधन हुआ, इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन और जो पारसी हैं उनको भारत नागरिकता देगा, जो भारत में आ चुके हैं। बहुत बवाल मचा कि मुसलमान क्यों नहीं। भाई, इनको इसलिए नागरिकता दी जा रही है कि इनके धर्म के आधार पर इनका परसिक्यूशन हुआ, उत्पीड़न हुआ। और ये तीनों देश मुस्लिम देश है, तो मुसलमानों का उत्पीड़न तो उनके मजहब के आधार पर नहीं हो सकता था, लेकिन उसको मुद्दा बनाया गया। फिर जब लगा कि ये मुद्दा नहीं बनेगा तो कहा गया कि ये तो भारत में जो मुसलमान हैं उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए है। फिर कहा गया कि उनकी नागरिकता छीनने के लिए है। एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मोदी का लक्ष्य अंतिम क्या है। ये सीए को लेकर जितना विरोध किया मुसलमानों ने, और जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, उसने, उनको लगा कि सीए को रोक देंगे तो मोदी को रोक देंगे। उनको गलतफहमी थी, सीए रुका नहीं, थोड़ा डिले ज़रूर हो गया। उसके रूल्स फ्रेम होने में समय लगा। सरकार ने इंतज़ार किया कि गर्मी शांत हो और उसके बाद काम अपना शुरू किया। सीए में नागरिकता देने के लिए वैसे तो जो है राज्य सरकार का तंत्र होता है, वही सब तय करता है, लेकिन उसके नियम बदले गए इस तरह से कि उसमें बहुमत हो गया केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों का। ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पश्चिम बंगाल में, और वहाँ कर दिया गया। राज्य सरकार की भूमिका को सीमित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उस समय आपको याद होगा सबसे ज़्यादा नारा लगा था, कागज़ नहीं दिखाएंगे। और बड़े गर्व से मुस्लिम समाज के लोग कहते थे, और जो अपने को सेकुलर कहते हैं वो दरअसल जो है जिहादी मानसिकता वाले हैं, वो कह रहे थे कागज़ नहीं दिखाएंगे। कागज़ क्यों दिखाएंगे? नारा लगा कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब उनको समझ में नहीं आया कि वो अपनी जड़ खोदने का काम कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और फिर से आपको याद दिला दूं आचार्य चाणक्य की बात कि जब दुश्मन अपना नुकसान करने में लगा हो तो उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। वही किया मोदी सरकार ने। जब ये लोग उत्पात मचा रहे थे सीए के विरोध में, तो सरकार चुप थी। सरकार ने जहां संभव था कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो कदम उठाना था उठाया, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया। शाहीन बाग याद कीजिए आप, 1-1.5 साल तक जो है सड़क जाम करके बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई कि जाओ और बात करो इन लोगों से, और उसके बाद जो है रास्ता दिखाओ। यानी आप सार्वजनिक सड़क को बंद करके बैठे रहेंगे और सरकार को कुछ करने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने वो भी बर्दाश्त किया। सरकार के बहुत सारे समर्थक नाराज़ हो गए, बीजेपी के समर्थक नाराज़ हो गए कि ये क्या तरीका है, आप इनके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, पुलिस लाठीचार्ज करे, भगा दे इनको। सरकार ने वो आलोचना भी सही। 2020 के चुनाव के पहले आपको याद होगा कि संसद में सीए पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी सीए आया है, फिर एनआरसी भी आएगा। उसको मुद्दा बना लिया विपक्ष ने। एनआरसी लाना चाहिए, जैसे एनआरसी कोई दुश्मन हो, जैसे एनआरसी लोगों का नुकसान करने के लिए आ रहा हो, जैसे एनआरसी लोगों को तबाह करने के लिए आ रहा हो। इस रूप में एनआरसी को पेश किया गया। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, दुनिया के तमाम देशों में है। अपने देश के पड़ोस में बांग्लादेश और म्यांमार में भी है। कोई किसी को परेशानी नहीं है। भाई, आखिर हर देश को पता होना चाहिए कि उसके नागरिक कौन हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं। ये सब जानकारी सरकार को क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार इसी के आधार पर तो जो
योजनाएं हैं लोगों को लाभ पहुंचाने की, उसी आधार पर देगी, उसी आधार पर राशन कार्ड बनेगा, उसी के आधार पर वोटर आई कार्ड बनेगा और दूसरे दस्तावेज बनेंगे। लेकिन उसका विरोध हुआ, सरकार को तुरंत बयान देना पड़ा कि अभी एनआरसी के बारे में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है, एनआरसी का मुद्दा जो है सरकार के सामने नहीं है। तो विपक्ष को लगा कि सरकार ने हार मान ली, पैर पीछे खींच लिए। दरअसल वो एक स्ट्रेटजिक रिट्रीट थी कि अभी समय नहीं आया है बोलने का, तो इसलिए चुप हो जाओ, अभी समय नहीं आया है इसको लागू करने का, इसलिए इसके बारे में बात मत करो। तो सरकार ने बयान दे दिया, प्रधानमंत्री की ओर से रामलीला मैदान में बोला गया कि एनआरसी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही। विपक्ष खुश हो गया कि हमारी जीत हो गई, सरकार हार गई, सरकार जो है पीछे हट गई, सरकार की हिम्मत नहीं हुई, सरकार डर गई। ये सब मुद्दे चलाए गए, ये सब जो है नैरेटिव चलाए गए। उसके बाद आया एसआईआर। एसआईआर में पूरा विपक्ष उलझा रहा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने कटने को लेकर। एसआईआर दरअसल पहली स्टेज थी। पहली स्टेज वैसे तो सीए है। सीए से क्या किया, सीए से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम थे उनको भारत का नागरिक बनाने का रास्ता खुला, यानी गैर मुसलमानों की आबादी बढ़ाने का, डेमोग्राफी को चेंज करने का। और ये कोई बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था, इससे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता, लेकिन एक सकारात्मक दिशा में ये कदम था, पहल थी। दूसरा कदम था एनआरसी की दिशा में एसआईआर का। पूरा विपक्ष उलझा रहा कि ये वोटर बनेगा, ये नहीं बनेगा। सारी ताकत लगा दी विपक्ष ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार के रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल कराने के लिए। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया वो प्रशंसा के योग्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हर कदम को, पूरी प्रक्रिया को संविधान सम्मत ठहराया। बड़े पैमाने पर नाम वोटर लिस्ट से कट गए, तो उसमें ऐसे भी नाम थे जो इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे नाम थे जो उस शहर में या उस प्रदेश में नहीं रहते थे, और ऐसे भी नाम थे जो इस देश के नागरिक नहीं। तो उस समय फिर हल्ला मचाया कि चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कि कौन नागरिक है कौन नहीं। तो भाई, चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाता है, वोटर आई कार्ड बनाता है, आपको मतदान का अधिकार देता है। तो किसको मतदाता बनाता है? उसके सामने दो ही क्राइटेरिया है। संविधान ने उसको इतना ही अधिकार दिया है कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि जिसको वोटर बनाने जा रहे हैं आप, उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है। 18 साल से कम वाले को आप वोटर नहीं बना सकते। दूसरा, वो भारत का नागरिक है। ये दो चीज़ें इंश्योर कीजिए, तभी आप वोटर कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि नागरिकता देने या नागरिकता छीनने का अधिकार केवल होम मिनिस्ट्री को है, वो तय करती है, चुनाव आयोग को नहीं है। बिहार के एसआईआर पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये प्रावधान है कि भारत के नागरिक को ही वोटर आई कार्ड मिलेगा, मतदाता सूची में उसका नाम होगा, तो इसलिए शुरुआती स्तर पर चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो एसर्टेन करे जिसको वो मतदाता बना रहा है वो भारत का नागरिक है कि नहीं। अगर चुनाव आयोग को संदेह है उसके भारत का नागरिक होने पर, तो उस मामले को होम मिनिस्ट्री को रेफर करे, होम मिनिस्ट्री उसकी जांच करके अंतिम फैसला करेगी। अब इससे क्या हुआ, भारतीय और गैर भारतीयों का अंतर होना साफ हो गया। जो भारत के नागरिक नहीं थे, बड़ी संख्या में उनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए। भारत के जो नागरिक नहीं थे वो तय करते थे कि सरकार किसकी बनेगी, सत्ता किसकी रहेगी, सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी। तो एसआईआर ने उसको काट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा बनाया जो जेन्युइन डिस्क्रिपेंसीज वाली लिस्ट थी उसको, कि इतने 27 लाख लोगों को या 23 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, अगले चुनाव में दे देंगे। अगले चुनाव तक जो भी चुनाव हो, लोकसभा का, विधानसभा का, उससे पहले चुनाव आयोग इनके बारे में फैसला कर ले कि ये भारत के नागरिक हैं कि नहीं, इनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए कि नहीं। मामला खत्म हो गया। तो एसआईआर ने वो आधार तैयार कर दिया एनआरसी का। अब एक छोटी सी खबर सरकार ने, अब आप देखिए सरकार किस तरह से काम करती है। एक छोटी सी खबर
जो कानूनी रूप से जो 100% सही है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बड़ा हंगामा मच गया कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर क्या है। 1967 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट बना। उस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इसका मतलब नहीं कि आप भारत के नागरिक भी हैं। और इस एक्ट के सेक्शन 20 में यह भी प्रावधान है कि गैर भारतीय को भी पासपोर्ट इशू किया जा सकता है। तो पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह कानूनी और संवैधानिक स्थिति है। और यह इस सरकार ने नहीं किया है, यह किया इंदिरा गांधी की सरकार ने 1967 में। लेकिन हल्ला मचाना था, शोर मचाना था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार करना क्या चाहती है। सरकार का लक्ष्य उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आप बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट नागरिकता का प्रमाण है। मैं सुन रहा था देश के मशहूर वकील हरीश साल्वे को। उन्होंने कहा कोई एक डॉक्यूमेंट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। जो एजेंसी ये काम करती है, जैसे राशन कार्ड बनाने वाली एजेंसी, वो तय करेगी कि कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ आप देंगे जिसके आधार पर आपका राशन कार्ड बनेगा। इसी तरह से चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट वो स्वीकार करेगा जिसके आधार पर वो तय करेगा कि आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। तो इसी तरह से सरकार तय करेगी कि कौन से डॉक्यूमेंट, तो एक नहीं हो सकता, कई डॉक्यूमेंट्स मिलकर ये तय करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। लेकिन ये कौन से डॉक्यूमेंट होंगे इनकी सूची सरकार देगी। जैसे एसआईआर के समय ये आया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार एक्ट में साफ साफ लिखा है, आपके पास आधार कार्ड होगा, उस पर लिखा है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल एक पहचान पत्र है। जो 180 दिन से ज़्यादा समय से भारत में रह रहा है वो भी आधार कार्ड बनवा सकता है। तो फिर वही हल्ला अब शुरू हो गया, पूरे जोर पर है कि आप बताइए, अब मतलब इसका मतलब कोई जो है किसी के पास नागरिक होने का प्रमाण नहीं है तो आखिर नागरिकता का प्रमाण क्या है। अब असली मुद्दा सामने आया कि नागरिकता के प्रमाण के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। वो बनेगा, उसके आधार पर आपको एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी जो आपकी नागरिकता का प्रमाण होगी। उसमें हर तरह की जानकारी होगी। इसके लिए जो दस्तावेज चाहिए, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी नगर निगम जारी करता है, गांव में ग्राम प्रधान जारी करता है अगर गांव में डिलीवरी हुई है, जन्म हुआ है बच्चे का। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इस तरह से कई डॉक्यूमेंट। आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट या मतदाता सूची में उनका नाम, ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एनआरसी के समय जमा कराने होंगे, देने होंगे। तो अब ये बात नहीं हो रही कि कागज नहीं दिखाएंगे, अब ठीक उल्टा हो गया है। कह रहे हैं कि कौन सा कागज दिखाएं, आप बताइए कि कौन सा कागज दिखाएं जिससे ये साबित हो कि हम भारत के नागरिक हैं। अब एनआरसी जब भी शुरू होगी, और मुझे लगता है 2029 से पहले निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। लक्ष्य इसका 2029 ही था। सरकार ने जब विरोध होते हुए देखा तो धीरे धीरे चलने लगी, तेज चलने की बजाय कदम धीमे कर दिए। जो बात गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कही थी बहुत जोर से, अब पूरे आत्मविश्वास से कहा था कि अभी सीए आया है, उसके बाद एनआरसी भी आएगा, और एनआरसी आ रहा है। एनआरसी सरकार जितना लाना चाहती है उससे ज़्यादा उसके विरोधी चाहते हैं कि भाई आप तय तो कीजिए कि हम कैसे साबित करें कि हम भारत के नागरिक हैं। तो जो कहते थे कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, अब पूछ रहे हैं कौन सा कागज़ दिखाएं। तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं इस तरह के मामलों में कि भाई सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके अलावा है, अगर स्टेट ने आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया है वो दस्तावेज काम आएगा। इस तरह से अलग अलग दस्तावेज हैं जो आपकी नागरिकता तय करने में सहायक हो सकते हैं। तो अब इस देश में एनआरसी के आने का रास्ता खुल गया है।
जो विरोध में खड़े थे, इसको रोकने के लिए खड़े थे, वही स्वागत में खड़े हो गए। ये है रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। विरोधी जो इसका हर हाल में विरोध कर रहे थे कि किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, और इसको जोड़ रहे थे मुसलमानों से, वो सब भूल गए। वो भूल गए कि कहा था कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब वो कागज़ दिखाने को तैयार हो गए। तो अब एनआरसी का रास्ता खुल गया है, और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले आप मान लीजिए कि महिला आरक्षण कानून भी बनेगा। जो कानून बना उसमें संशोधन करने के बाद नया कानून बनेगा, डिलिमिटेशन भी होगा और एनआरसी भी होगी। जनगणना तो हो ही रही है, जनगणना 2027 में पूरी हो जाएगी। तो ये सारे कदम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएंगे। एनआरसी का मतलब, अगर ये साबित आप नहीं कर पाए कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, आपका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपको कोई सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बना सकते, किसी भी सरकारी बैंक से कर्ज नहीं ले सकते, किसी भी वित्तीय संस्था से कर्ज नहीं ले सकते। ये सब हो जाएगा। ये सब अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिनको नागरिकता का आई कार्ड इशू हो जाएगा, और ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा कि कौन नागरिक है कौन नहीं है। रोज़ रोज़ ये कार्ड दिखाओ या वो कार्ड दिखाओ। एक कार्ड होगा जिसमें आपके बारे में सारी जानकारी होगी। उसका रास्ता, फिर कह रहा हूं कि जो लोग इसके दुर्विरोध में खड़े थे उन्होंने ही खोल दिया है। अब एनआरसी को आने से, एनआरसी होने से कोई रोक नहीं सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, ये होकर रहेगा। और आप देखिएगा कि एनआरसी जिस दिन होगी, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया पूरी होगी, पता चलेगा कि देश की आबादी घट गई है। अभी जो एक अनुमान है 145 करोड़ से ज़्यादा हैं, इसमें से कम 10 से 15 करोड़ लोग कम हो सकते हैं। अब एग्जैक्ट तो जब एनआरसी हो जाएगी तभी पता चलेगा। उसका सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय से बांग्लादेशी घुसपैठिए लाइन लगाकर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और भागकर बांग्लादेश जा रहे हैं, वो सिलसिला शुरू हो गया है। उनके मन में ये बात अब बैठ गई है कि ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रह सकते। ये जो राज्य सरकारें, अलग अलग पार्टियां उनको दामाद की तरह ट्रीट करती थी, वो ट्रीटमेंट बंद होने जा रहा है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट उनका ख़त्म हो गया है, वो विशेषाधिकार उनका ख़त्म हो रहा है, और एनआरसी के साथ उस पर संवैधानिक और कानूनी मुहर लग जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए, एनआरसी का जल्दी ही शुरू होगी प्रक्रिया। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।